हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में फिजिक्स लेक्चर के। चलिए आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष से जो बनने वाले दोष थे उसके बारे में बताया था, और ये क्यों दोष होता है और इसके निवारण के बारे में बताया था मैं कि इसे हम कैसे दूर कर सकते हैं। अब आज चलिए हम बात करेंगे कि जो अभी हमारा मानव नेत्र में न्यूमेरिकल वैल्यू आता है, आंकिक प्रश्न आता है, उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन कर लेंगे और थोड़ी बहुत बात हम प्रकाश का अपवर्तन जो प्रिज्म से होकर जाएगा उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया के बारे में। तो चलिए बकवास न किया जाए, लेक्चर को स्टार्ट किया जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं हाइपरमेट्रोपिया, और एक तरफ मैं लिख देता हूं मायोपिया। इसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। ऐसे निकट दृष्टि दोष। देखिए हाइपर का मतलब ही पहले मैंने समझा, हाइपर मतलब बड़ा, दूर, दूर हो, तो ये दूर दृष्टि दोष हो गया। मायोपिया बचा तो हमारा निकट दृष्टि दोष। मैंने बताया निकट दृष्टि दोष में हम कौन सा लेंस का उपयोग करते हैं? अवतल लेंस का, क्योंकि देखो 1 2 3 अक्षर है, इसमें 1 2 अक्षर है, तो 3 अक्षर बड़ा है, तो अवतल लेंस में अवतल 4 अक्षर है, तो ये निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का, बचा दूर दृष्टि में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। खैर आज उसकी बात हम नहीं करेंगे, आज हमको तो न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी हमें दिया है, आपको पता है दूरदृष्टि दोष में क्या है, हमें दूर की वस्तु दिखेगी, पास की नहीं दिखेगी। दूर जितना से अनंत तक तो हम देख लेंगे, लेकिन जो पास में रखा रहेगा उस वस्तु को हम देख नहीं पाएंगे। आज उसी के बारे में हम अध्ययन करते हैं। देखिए जो भी हमें दिया है, चाहे निकट दृष्टि दोष हो चाहे दूर दृष्टि दोष, जो भी देख लेता है, जैसे हमें कह देता है कि हम यहाँ से यहाँ तक मतलब कि यहाँ 25 सेंटीमीटर पे वस्तु को हम स्पष्ट देख सकते हैं, या फिर कह देगा कि हम अधिक से अधिक 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं। जो भी वस्तु हम देख लेंगे उसे हम वी से दिखाएंगे। इसमें भी जो भी हम देख पाएंगे उसमें कहेगा स्पष्ट हम देख सकते हैं, उसे हम वी से दिखा देंगे। वी से दिखाने के बाद उसको दोनों को हमें क्या करना है, माइनस में रखना है। ये हो गया हमारा। अब हमें कहता है, हम पहले बात कर लेते हैं दूर दृष्टि दोष। अगर हमें दूर दृष्टि दोष ना हुआ होता, पहले मैं यू लिख देता हूँ। यू में क्या होता है आपको मैंने बताया, वी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, यू क्या है हमारी वस्तु की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को भी हम माइनस में, इसमें भी निकट दृष्टि दोष में भी प्रतिबिंब की दूरी को भी माइनस में। इसमें वस्तु की दूरी लेंगे, इसमें भी वस्तु की दूरी लेंगे। अब वस्तु की दूरी तो हम यही लेते हैं कि वस्तु को ऐसे किस स्थान पर रखें ताकि हम एकदम बढ़िया से उसे देख पाए, यही चीज है। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम दूर की तो देख लेते हैं कि पास की वस्तु नहीं देख पाते हैं। और मैं भी बताया कि पास की वस्तु क्या होता है, सबसे न्यूनतम दूरी हमारी क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, यही हमारी सबसे न्यूनतम है। इससे और एकदम आगे आ जाएंगे, 25 सेंटीमीटर हमारा इतना है। अगर हम करीब आ गए तो हम नहीं देख पाएंगे, इससे बाद ही वाला हम देख पाएंगे। तो इसके लिए हमें 25 सेंटीमीटर वाली भी वस्तु हमें दिख पाए तो वहीं पे तो हम वस्तु रखेंगे। तो दूर दृष्टि दोष में हमें u का मान -25 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि हमें तो v का मान क्या है हमारा, दूर दृष्टि दोष में दूर का तो देख ही लेंगे, लेकिन निकट पास की वस्तु नहीं देख पाते हैं। और निकटतम बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, मतलब 25 सेंटीमीटर के हम बाद 26 देख लेंगे, 27 देख लेंगे, 28 देख लेंगे, अनंत देख रहे हैं, लेकिन 25 से पहले 24 नहीं देख पाएंगे, 23 नहीं, 22 नहीं। तो हम क्या काम करते हैं, 25 सेंटीमीटर को ये वस्तु प्रतिबिंब की दूरी को ले लेते ताकि हम यहाँ पर भी देख पाए, इसे लेना होगा। अब आते हैं निकट दृष्टि दोष में, इसका थोड़ा टेक्निकल है। जो भी हम देख पाएंगे तो देख पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, निकट दृष्टि दोष में पास की तो दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखेगी। अब पास में कितना है, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर से पहले हुआ तब भी हम देख लेंगे, लेकिन इसे जैसे ही बाद में गया 26 27 हो गया तो हम नहीं देख पाएंगे। तो इसका मतलब हमें, अगर हमारे आंख निकट दृष्टि दोष न हुआ होता हमारे आंखों में तो हम अनंत तक देख लेते। इसका मतलब अब हमें अनंत पे नहीं देख पाएंगे, तो अब इसमें कवर करने के लिए हम क्या कर लेंगे, हम वस्तु को अनंत पर भी रखकर देख लेंगे। इस दृष्टि को दोष को हमें दूरी तो करना है, तो हम क्या कर लेंगे, वस्तु को अनंत पे रख के देख लेंगे, इसे भी माइनस में लेना है।
एक दूसरी बात और होती है, जरूरी नहीं है कि अब हमें 25 सेंटीमीटर ही हो सकता है कि हमारे निकट बिंदु और किसका आगे आ जाए। अब हम 10 ही सेंटीमीटर पे देख पाए, स्पष्ट दृष्टि जो हमारा होगा, हम हो सकता है कि अब 20 सेंटीमीटर पे अच्छे से देख पाए। अब सोचो जो हम देख पाएंगे उसे हमें भी मानना है, ये वाला भी माइनस में 20 सेंटीमीटर थे, तो हमें अब क्या करना है, ये वस्तु को अब हमें 25 सेंटीमीटर पर भी उसे सही करना होगा ताकि हम 25 सेंटीमीटर तक तो देख लें। जब हमारा बीसी पे हमारा एकदम निकटतम आ गया तो हम इसे क्या करते हैं, 25 सेंटीमीटर तक भी सही कर लें। तो अब हम क्या कहाँ रखेंगे उसे, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे। तब उसके लिए v का मान हमें क्या, u का मान क्या माना है, माइनस 25 सेंटीमीटर मानना है। बाकी क्या है, निकट दृष्टि दोष में हमें u की वैल्यू इनफाइनाइट लेना है माइनस में, और जो भी हम देख पाएंगे उसे v को प्लस में लेना है और माइनस में लेना है v को। यहाँ पर भी जो भी हम देख पाएंगे उसे v को लेना है, और जहां पे प्रतिबिंब हम देख पाए उसे हमें माइनस में 25 सेंटीमीटर लेकर चलना है। अब चलिए अभी हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आया उसी न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्या मैं पढ़ देता हूं आपको, तो स्क्रीन पे दिया गया है कि दिया गया कि एक निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 25 सेंटीमीटर दूर स्थित पुस्तक को स्पष्ट पढ़ सकता है। इसका मतलब क्या है, मतलब पढ़ सकता है 25 सेंटीमीटर तक, तो उसे हम क्या लिखेंगे, v बराबर माइनस 25 सेंटीमीटर तक, मतलब यहाँ पे 25 सेंटीमीटर तक वो पढ़ सकता है। उसके बाद क्या कहा है, पुस्तक को, सॉरी 20 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर तक वो पढ़ सकता है। पुस्तक को 25 सेंटीमीटर दूर रखकर पढ़ने के लिए उसे कैसा और कितने फोकस दूरी का लेंस अपने चश्मे में प्रयुक्त करना होगा। अच्छा, मतलब वो निकट दृष्टि दोष तो है, देखो मैंने बताया कि 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से कम हो गया, यहाँ तक बस हम देख पाते हैं। अब वो चाहता है कि वो 25 सेंटीमीटर तक रख कर देखे, मतलब वस्तु को ही तो रखेगा वो। अब हम इसमें रखेंगे 25 सेंटीमीटर तक ही रखे, तो कितने लेंस का प्रयोग होगा, हमें कितने लेंस की फोकस दूरी का तो हमें पता है, एफ का मान हमें ज्ञात करना है। हमें लेंस के लिए फार्मूला पता होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये हमने लेंस के लिए फार्मूला बताया था। अब देखो हमें निकालना है, तो ये हम लिख सकेंगे 1/f, v का मान कितना दिया है -20, तो यहाँ -20 लिखेंगे। u का मान कितना दिया है -25, तो ये -25 ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 1/f इक्वल टू -1/20, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा 25 हो गया। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/f, यहाँ पे अगर हम इसका एलसीएम लिखते हैं तो 100 आएगा, 20 पंचे 100 माइनस 5, ये प्लस हो जाएगा 25 चौका 100, ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे f बराबर हम लिख सकते हैं कितना, -1/100। तो हमारा f यहाँ से f का वैल्यू क्या आ जाएगा, -100 सेंटीमीटर, मतलब हमें -100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के क्या लेना होगा, एक लेंस लेना होगा। अब देखिए माइनस किसका, अवतल लेंस का ही तो हमारा माइनस में आता है, फोकस दूरी अवतल लेंस का ही होता है। उत्तल लेंस का क्या होता है, फोकस दूरी प्लस में होता है अवतल लेंस, तो इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग करना होगा हमें, अवतल लेंस का, अवतल लेंस का ही प्रयोग करना। और अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो हमने माइनस दिखा दिया क्योंकि अवतल लेंस में होता है। और वैसे भी आपको पता हो ही गया होगा, पहले इसमें दे दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को, मतलब उसके अंदर कौन सा दोष है, निकट दृष्टि है, और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का ही प्रयोग करते हैं। फर्क इतना था, हमें ये बताना था कि उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, तो हमें बता दिया 100 सेंटीमीटर होगी। फिर से एक बार बता देता हूँ मैं इसे, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को 20 सेंटीमीटर स्पष्ट देखना, मैंने बताया जो भी हम देख पाते हैं उसे हम मान लेंगे v बराबर 20 सेंटीमीटर, उसे हमें मान लेना है। फिर कह रहा है कि उस वस्तु को हमें 25 सेंटीमीटर पर भी रखे ताकि हम देख पाए, तो हमने वस्तु को रख लिया 25 सेंटीमीटर तक, बस। अब हमें f का मान निकालना था, हमने बता दिया। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन भी हम इसी तरह से सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट वाला। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, निकट दृष्टि से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 सेंटीमीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी और क्षमता की गणना कीजिए। अब देखिए एक व्यक्ति है जिसमें निकट दृष्टि दोष है उसके, लेकिन वो अधिक से अधिक, मतलब अधिक से अधिक वो केवल 10 सेंटीमीटर देख सकता है, उसके अलावा वो नहीं देख सकता। कोई बात नहीं, 10 सेंटीमीटर तक तुम देख लो भैया, 10 सेंटीमीटर तक तुम देख लिए। अब बता, उसमें कह रहा है कि सही दृष्टि के लिए, अब सोचो सही दृष्टि होता तो अनंत तक देख लेता, अनंत पर भी वस्तु रखते तो हम देख लेते। तो इसका मतलब हम u का मान क्या मानकर चलेंगे, माइनस, एक मिनट,
अच्छा 10 सेंटीमीटर तक ही देख पा रहे हैं। देखिए ये तो 25 सेंटीमीटर से कम वैल्यू है ना, तो अब इसे स्पष्ट देखना है ताकि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमें पास की वस्तु तो अच्छे से दिख जाए, दूर की तो पास की दिखती है लेकिन दूर की नहीं दिखती। अब यहाँ पे केवल 10 ही सेंटीमीटर तक देख पाता है, तो अभी इसे 25 सेंटीमीटर तक भी इसे सही करना होगा। तो इसमें यू की वैल्यू में क्या करना होगा, -25 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, -25 सेंटीमीटर। और जैसे -25 सेंटीमीटर ले लेंगे तो ये हमारे लिए क्या, ये न्यूनतम बिंदु यही हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक देख ले रहा है, इससे 10 से 9 होगा, 8 होगा देख लेगा, लेकिन 10 के बाद नहीं देख पाएगा, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 25 सेंटीमीटर वाला। तो इसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, बस इसी में रख देना है। कितना आ जाएगा हमारा, -1/10, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 25, जब हम v का मान -25 रखेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एलसीएम आ जाएगा हमारा 50, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा हमारा कितना 2। तो यहाँ से f का मान कितना आ जाएगा, -3/50, तो f बराबर आ जाएगा हमारा -50/3 सेंटीमीटर। अब ये माइनस आया है, अवतल लेंस है, सॉरी निकट दृष्टि दोष है, मतलब अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, अवतल लेंस का। अब कितने फोकस दूरी की, 50/3 फोकस सेंटीमीटर की। और हमें क्या पूछा है, क्षमता भी हमने बता दिया, सॉरी क्षमता तो नहीं होता ना, क्षमता हमारा क्या होता है, पावर। लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं, लेंस की क्षमता को हम डायोप्टर में मापते हैं, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। और पावर बराबर होता है हमारा 1/f, ये फोकस दूरी होता है जो कि हमारा किसमें होता है, मीटर में। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं, या 100/f, ये हमारा सेंटीमीटर में होगा, ये भी हम लिख सकते हैं। पावर हमारा कितना होगा, हम यहाँ पे 100 लिखेंगे, 100 हम लिख सकते हैं 50/3, 3 ऊपर चला जाएगा और 25 दूना हो जाएगा, ये तो हमारा माइनस में हो जाएगा, ये 2 बार कटेगा, -6। इतने डायोप्टर, -6 डायोप्टर के पावर का हमें क्या यूज करना होगा, लेंस को यूज करना होगा। ये तो हमारी क्षमता हो गया। हमें कौन सा लेंस पता करना था, अवतल लेंस का, कितने फोकस दूरी का, 50/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस का यूज करना होगा। तो ये भी हमने आपको बता दिया। अब इसे अगर इसे आपको नहीं समझ में आया तो 2-3 बार करके आप देख लेना। फिर से अगला क्वेश्चन हम चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आप देखिए उसमें कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। अब हमें पता है निकटतम बिंदु, अगर निकट दृष्टि दोष में हमें पास की तो दिखती है, दूर की नहीं, तो पास में कितना लगभग दिख जाती है, 25 सेंटीमीटर, जो भी होगा 50, 60, 70 तक देख रहे हैं। तो दूर बिंदु ये हमारा क्या कितना है, 80 सेंटीमीटर तक हम देख पाते हैं। अच्छा, तो जितना हम देख पाते हैं उसे तो पहले लिख लो, 80 सेंटीमीटर तक हम देख पाते हैं। अगर हमें u की वैल्यू पता चल जाए, आगे जो भी पूछा जाएगा हम बता दें। इस दोष को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्या होनी चाहिए। अब इसकी प्रकृति क्या होनी चाहिए, मतलब कितने दूरी की फोकस दूरी का हमें यूज करना चाहिए, ये हमें बताया, कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए ये हमें बताया। तो अब इसके लिए हमें दूरी पता होनी। अब सोचिए 80 सेंटीमीटर तक हमारा दूर का बिंदु, उससे ज्यादा अगर हुआ तो हम देख नहीं पाएंगे। 80 से 81 हुआ, नहीं दे पाए। निकट दृष्टि दोष है ना, पास की तो दिखेगी, 80 से 89 हुआ या फिर 70 हुआ, 75 हुआ, ये सब बता लेगा। 89 नहीं हुआ, हमारा 80 से कम होगा तो हम देख लेंगे, लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो हम नहीं देख पाएंगे। तो इससे ज्यादा देखने के लिए अब हमें माइनस इनफाइनाइट का प्रयोग करना होगा। ये 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो माइनस इनफाइनाइट का प्रयोग कर दो। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u हो गया। v का क्या हो जाएगा, -1/80, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए, अब माइनस इनफाइनाइट कोई भी चीज एक है, अब इतने बड़े इस नंबर से भाग कर रहे हैं, एक का बहुत सारा पार्ट कर देना तो जीरो हो जाएगा। या फिर ऐसे समझ लीजिए, अगर एक में हम 0 का भाग करिए, या फिर 11 में 0 का भाग करिए, 12 में 0 का भाग करिए, इनफाइनाइट आता है। तो मैं यहाँ मान कर चलते हैं, 1/, लिखा है हम 11/0 कर लें, 0 ऊपर चला जाएगा, 0 से गुणा हुआ 0, और 0 में 11 का भाग देंगे तो 0 ही तो आएगा। इसका मतलब 1/इनफाइनाइट में अगर हम 0 का भाग करें, यहाँ पर देखिए 1/, में हम इनफाइनाइट से भाग कर रहे हैं, इनफाइनाइट से भाग किए तो हमारा क्या है, 0। तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, 0। तो मैं लिख सकती हूँ 1/f। तो f का मान क्या आ जाएगा, -80 सेंटीमीटर। और कौन सा लेंस का प्रयोग करना है, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना होगा।
अवतल लेंस का प्रयोग करना, कितने फोकस 80 फोकस सेंटीमीटर के दूरी का लेंस ले लेंगे, अवतल वाला हमारा हो जाएगा। अब चलिए एक हम दूरदृष्टि दोष वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। अगला वाला हमें कहा है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक मनुष्य के लिए निकट बिंदु की दूरी 0.40 मीटर है, अर्थात कम से कम 40 सेंटीमीटर की दूरी तक देख सकता है। अच्छा, दूरदृष्टि दोष है, इसका मतलब दूर का देख लेगा लेकिन पास का नहीं देख पाएगा। मतलब वो 40 सेंटीमीटर, उस व्यक्ति की आंख से 40 सेंटीमीटर तक रखो तो वो देख लेगा। 40 से आप 42 कर लो, 50 कर लो तो वो देख लेगा। ठीक है, कम से कम कह रहा है कि वो 40 सेंटीमीटर तक देख सकता है। कम से कम देख सकता है मतलब 40 से कम है। अधिक से अधिक तो वो 40 के बाद पूरा ही देख लेगा, लेकिन अब 40 से कम हुआ तो वो बिल्कुल नहीं देख पाएगा। तो उसी को हमें दिखाना है कि 40 से कम। इसका मतलब v का मान कितना दिया है, -40 सेंटीमीटर तक दे दिया है। और हमें u का मान क्या मानना है कि हम स्पष्ट अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें 25 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देखना है। 40 तक तो देख ही रहा है, इसका मतलब हम 25 सेंटीमीटर पर भी देखें तो हम देख लें, क्योंकि इससे पहले अगर हम 25 सेंटीमीटर 100 पास लाएंगे तो हमारे आंखों पे जोर जाएगा। तो इसमें हम लिख सकते हैं -25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/f = 1/v - 1/u। 25 सेंटीमीटर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि हमारे आंखों का न्यूनतम बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर तक हम अच्छे से देख पाएंगे। उसे और करीब लाएंगे तो हमारे आंखों पे जोर जाएगा, इसलिए हम 25 सेंटीमीटर तक देखते हैं। और दूर वाला अनंत पर देखते हैं। 40 तक तो देख ही रहा है, कम से कम कह रहा है कि 40 पर देख लेंगे, इसका मतलब अनंत तक भी देख लेगा। 40 से 42 होगा, कम से कम ही 40 तक देख सकता है। उससे ज्यादा कम हुआ तो नहीं देख पाएगा, तो उससे ज्यादा कम हम 25 ही लेंगे। 25 इसलिए ले रहे हैं ताकि हमें यहाँ तक तो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए इनके बीच में, तो हमने ले लिया 25। तो ये 1/f = गया -1/40 + 1/25 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसका हम एलसीएम ले लेते तो हमारा कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और 45 जा हो जाएगा हमारा 200 प्लस 28 जो 25 8 जो हमारा 200 होगा, -5 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 1/f = 3/200। यहाँ पे हम ये बराबर लिख सकते हैं 200/3 सेंटीमीटर। तो इतने फोकस का 200/3 या हम लिख सकते हैं 66/2/3 सेंटीमीटर, इतना भी देख सकते हैं। मतलब कि 66 सही 2/3 सेंटीमीटर की भी दूरी पर हम फोकस दूरी का उत्तल लेंस देख रहे हैं। आप फोकस किस में आया, प्लस में आया, फोकस दूरी प्लस में आता है तो वो उत्तल लेंस ही होता है। या फिर हम ऐसे भी समझे उसमें दूरदृष्टि दोष भी दे दिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ऐसा जो प्रकाश को क्या करें, एकत्रित करने का काम करें। तो ये हो गया हमारे न्यूमेरिकल वैल्यू, तो हमने सॉल्व कर दिया। बाकी आप भी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल कर आप सॉल्व करिए किताबों में से देखकर। तो अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अगर नहीं भी आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को रिवाइंड करके देखिए हमने क्या क्या बताया। फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में दूरदृष्टि दोष में ये दूर वाला है, ये निकट वाला है। इसमें भी कमान जो भी हम देख पाएंगे, स्पष्ट हम देख लेंगे, उसे माइनस में लिखना है, जो भी दिया है उसे मान लेंगे। और u का वैल्यू हम क्या लेंगे, दूरदृष्टि दोष में हम -25 सेंटीमीटर लिखेंगे हर बार, क्योंकि हमें 25 से दूर का तो हम देख ही लेंगे, पास हम कहाँ तक ला दें, 25 सेंटीमीटर तक ला दें उसको, तो उनके 25 सेंटीमीटर और दूर के बीच में हम देख पाएंगे, इसलिए हम दूर का। निकट में क्या होता है, जो भी हम देख पाएंगे तो हम देख ही लेंगे, उसको लेना है आपको माइनस में। लेकिन u का मान हम दो तरह से लेते हैं। एक तो हमारा निकट दृष्टि दोष में कभी कल क्या होता है, हमारे आंखें एकदम ही पास में बस देख पाती है, दूर नहीं देख पाती है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हम निकट की तो देख लेंगे लेकिन एकदम दूर का नहीं देख पाते। एकदम दूर तक देखने के लिए हम -इनफाइनाइट का प्रयोग करेंगे, ये हो गया। लेकिन ये क्या होता है, कभी कल हमारी आंखें 10 ही सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर से यदि कम दिखी, 25 सेंटीमीटर से कम तक देख पाता है, तो सीधा वस्तु की वैल्यू में क्या लिखना होगा, -25 सेंटीमीटर। बस ये आप समझ के भी कर सकते हैं या फिर ऐसे रट लीजिए। हमें निकट दृष्टि दोष में पूरा हम देख लेते हैं, तो v का मान जो वहां तक देख लेंगे वहां तक लिख लेंगे। हम इनफाइनाइट तक नहीं देख पाते, अनंत तक नहीं देख पाते, इसलिए देखने के लिए हम वस्तु को ये वाला रख लिए, तभी हमें पता चलेगा इतने फोकस का लगा लो। और यदि अगर हम खुद ही नहीं देख पा रहे, हम 10 ही सेंटीमीटर तक देख पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं देख पा रहे हैं, तो उसे सही करने के लिए हम 25 सेंटीमीटर ही लेंगे।
तो अब बस ये इतना ही। अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म में से होकर कैसे जाता है कैसे नहीं, और फिर हम आगे पढ़ेंगे इसके जो भी प्रकाश के विकिरण के बारे में है। चलिए अब हम देख लेते हैं प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। पहले तो ये भी जान लेते हैं प्रिज्म होता क्या है। प्रिज्म, प्रिज्म देखिए हमारा कुछ ये त्रिभुज होता है। अगर इसके भाग को हम बढ़ा देते हैं तो गंदा बन गया। कुछ ये इस तरह का हमारा प्रिज्म होता है। वो तो सीधे रखा है, इसी ने मैंने थोड़ा इसे खड़ा करके रख दिया। अब प्रिज्म में ये हमारा होगा, ये त्रिभुज बना है, त्रिभुज को ऐसे पकड़ के खींच लो। त्रिभुज हमारा ऐसे बना रहेगा इस आकार का, तो इसे पकड़ के ऐसे खींच लेंगे। हमने यहाँ त्रिभुज बना था, इसे पकड़ के ऐसे खींच लिया, ये बन गया हमारा क्या, प्रिज्म। प्रिज्म में आप देख रहे होंगे ये एक त्रिभुज का दो सतह मिल रहा होगा, एक नीचे एक ऊपर। इसमें क्या होता है, प्रिज्म में त्रिभुज की दो सतहें होती है, ऊपर नीचे, आधार बोल देंगे। और इसमें आप ये देख रहे होंगे अगर प्रिज्म कुछ हमारा ऐसे है, ऐसे है, और नीचे से ऐसे प्लेन होगा, ऐसे होगा, नीचे से ऐसे होगा, प्लेन में रखा हुआ ऐसे, फिर इसके ऊपर, तो आप देख रहे होंगे ये मेरा हाथ कुछ आयताकार होगा ये वाला, और इस तरफ से ये आयताकार होगा, और जमीन पे रखा जो रहेगा वो भी हमारा आयताकार होगा। और सामने सामने क्या पड़ गए, ये वाला त्रिभुज का सतह। तो इसमें प्रिज्म में त्रिभुज के दो सतह होंगे और आयत के तीन फलक होते हैं। फलक मतलब वही सतह हमारा, ये पहला ये वाला, दूसरा हम ये रखेंगे ये वाला, ऐसे रखने के बाद तीसरा हम ये रख देते हैं, जैसे हमारा कॉपी हो गया, ये हम रख देते हैं, तो तीसरा वाला ये हमारा हो गया। और प्रकाश को हम ये इस वाले सामने वाला भाग आपको दिख रहा होगा, ये हमारा त्रिभुज हो गया, ये पीछे वाला भाग इस तरफ निकला है त्रिभुज, और प्रकाश को हम यहीं से डालेंगे यहाँ से। तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि प्रिज्म में हम प्रकाश कहाँ से, त्रिभुज से होकर डालते हैं या फिर आयताकार के भाग पर डालते हैं। तो याद रखना कि प्रकाश को हम आयताकार वाले भाग पर डालेंगे। तो जब हम आयताकार वाले भाग पे डालेंगे तो ये हमें 3D होने के कारण दिखता नहीं है, तो हम इसे त्रिभुज के ही सतह पे डाल के बता देंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होगा कैसे नहीं। अब देखिए इसमें जो प्रिज्म है, हमारा प्रिज्म बना किससे होगा, ग्लास से बना होगा, कांच से बना होगा। अब हमें पता है बाहर हमारा हवा है और कांच हमारा क्या है, मतलब ठोस है, मतलब कि बाहर हवा है विरल होगा और कांच हमारा क्या होगा, सघन होगा। मैंने आपको बता दिया था प्रकाश के परावर्तन में, अपवर्तन में सॉरी, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ झुक जाती है, अभिलंब की ओर, और जब वो सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। आज उसी का हम प्रयोग करेंगे कि हमारा क्या होता है। तो ये हमारा कुछ प्रिज्म बन जाएगा। प्रिज्म के अंदर भी वो पीछे वाले पार्ट में वो आयताकार वाले पार्ट में से प्रकाश डालते हैं कुछ ऐसे, और हमें पता है कि जो भी प्रकाश आती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। इसका क्या नाम हो गया हमारा, आपतित किरण। अब हमें पता है जिस भी सतह पे डालते हैं उसमें हम सबसे पहले लंब खींचते हैं, तो ये हमने लंब खींचा, ये हो गया। हमें पता है ये हमारा क्या है, सघन माध्यम है, सघन, और बाहर हमारा हवा है, ये हमारा विरल होगा। जब विरल से प्रकाश सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जाना प्रकाश को ऐसे था, लेकिन अब ये अभिलंब की ओर झुक गई तो ये कुछ इस तरफ ऐसे चली गई, ये हो गया हमारा। फिर उसके क्या बात हुआ, जब हम जाते हैं प्रकाश, आने वाली प्रकाश को आपतित किरण, और जब वो टकरा के जब चली गई तो अंदर घुस गई, उसे हम क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। तो इसका नाम पड़ गया इस रेखा का अपवर्तित किरण हो गया। फिर से क्या हो गया, अब हमें पता है कि अब कांच है तो प्रकाश आर पार करके निकल ही जाएगा क्योंकि ये पारदर्शी माध्यम होता है ग्लास। फिर हम क्या करते हैं, इस सतह पे एक नॉर्मल खींचते हैं, लंब, कुछ ये हो गया हमारा लंब। हमें पता है अब ये प्रकाश पहले विरल से सघन में गया, अब सघन से विरल में जाएगा, इस वाले भाग में विरल। तो ये भी तुम्हें पता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखिए जाना इसे ऐसे था,
अगर ये निकलती तो कुछ ऐसे चली जाती, लेकिन ये वास्तव में ऐसे न जाके विरल से दूर हट गई, दूर हटने के बाद ये कुछ ऐसे चली गई। तो अब इसका नाम पड़ गया निर्गत किरण, क्योंकि ये निकल रहे इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, निर्गत किरण। फिर से आने वाले प्रकाश को आपतित किरण, परावर्तित हुई सॉरी अपवर्तित हुई तो इसका नाम अपवर्तित किरण हो गया। टकराने के बाद फिर अब ये बाहर निकल रही इसीलिए इसका नाम निर्गत किरण हो गया। पहले विरल से सघन में गया इसीलिए अभिलंब की ओर झुक गया, ये हमारा अभिलंब था। ये हमारा जाना प्रकाश ऐसे था लेकिन ये झुक गया थोड़ा, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, एक नॉर्मल खींचा इस पे, इस सतह के लंब होते लंब खींचा। हमें पता है सघन से विरल में गया तो अभिलंब से दूर हट गया। अगर ये प्रकाश निकलती तो कुछ ऐसे निकल कर चली गई होती, लेकिन अभिलंब से दूर हट गई, दूर हट गई मतलब नीचे से निकल गई। अब देखिए हमें पता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। फिर और आपतित के अभिलंब, ये हमारा अभिलंब है, सॉरी कौन सा है, ये वाला अभिलंब है, और ये हमारा आपतित किरण है, ये आपतित किरण सॉरी ये हमारा अपवर्तित किरण हो गया, निकल रही है ना अपवर्तित किरण। इनके बीच बने कोण को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। उसके बाद अभिलंब और ये निर्गत किरण के बीच बने कोण को हम ई से दिखाते हैं, इमर्जेंट रे, इसका नाम हो गया निर्गत कोण, ये हो गया। अब प्रिज्म, प्रिज्म जो दो त्रिभुज के दो फलक से जुड़ा है, ऐसे देखिए इस वाले कोण का नाम हमारा होता है, ए से इसे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। इसका नाम होगा हमारा प्रिज्म कोण, इसका नाम होगा हमारा निर्गत कोण, निर्गत कोण होगा जो इनके बीच में हो गया। इसका नाम होगा हमारा आपतन कोण, और ये वाला भाग जो बचा है हमारा यहां से यहां तक, इसका नाम होगा हमारा अपवर्तन कोण। अब देखिए इसमें हम पढ़ क्यों रहे हैं, हमें पता है अगर ये प्रिज्म ना होता, प्रिज्म ना होता तो ये प्रकाश ऐसे आई ऐसे सीधे चली गई होती, ये प्रिज्म ना होता तो प्रकाश ऐसे चली गई, लेकिन वास्तव में देखो तो ये प्रकाश ऐसे चली गई नीचे। इसका मतलब कितना ज्यादा विचलन, अगर इस वाली रेखा को हम पीछे मिला दे कुछ ऐसे यहाँ तक अगर हम मिला दे तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक, कुल यहाँ से यहाँ तक इतने भाग का विचलन हुआ है। प्रकाश जाना ऐसे चाहिए था लेकिन झुककर ऐसे इतना चली गई, जाना ऐसे चाहिए तो झुककर ऐसे इतना चली गई है, मतलब इतना विचलन हुआ। विचलन को हम डेल्टा से दिखाते हैं या फिर कैपिटल डी से दिखाते हैं, इसका नाम है विचलन कोण, विचलन कोण हो गया ये, इसी को नाम है क्योंकि प्रकाश कितना प्रिज्म से होकर विचलित होती है। तो चलिए आप इतना जान गए हैं, अब मैं आपको बता दूंगा कि अलग अलग प्रकाश के जो जिनके भी तरंगदैर्घ्य या अपवर्तनांक होते हैं उनके विचलन अलग अलग होते हैं, उनके बारे में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये आपने जान लिया कि प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म से कैसे होता है। प्रिज्म से हमने प्रकाश को डाला, वो क्या हुआ, पहले विरल से सघन में घुसा, अभिलंब की तरफ झुक गया, फिर सघन से विरल गया तो अभिलंब से दूर हट गया। इनके बीच अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण, अभिलंब ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को अपवर्तन कोण। फिर निकल रही थी किरण को निर्गत किरण बोल दी, किरण का नाम है निर्गत किरण, और इनके बीच अभिलंब और निर्गत किरण के बीच बने कोण को निर्गत कोण कह दिए। फिर उसके बाद हमने इसे ऐसे बढ़ाया, थोड़ा प्रकाश जाना चाहिए था ऐसे लेकिन ये चला गया ऐसे, हमने देखा ऐसे पे इतना विचलित हो गया, इस भाग को पूरा, ये पूरा भाग इतना विचलित हुआ इसलिए इसका नाम हो गया विचलन कोण या फिर डेल्टा डी से। और प्रिज्म का जो हमारा सतह है, सतह जितने भी झुकाव होता है उनके बीच के दो फलकों के बीच का जो झुकाव होता है त्रिभुज के फलकों के बीच का, उसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। तो हमने पढ़ लिया, तो आगे अब मैं आपको बता दूंगा आगे वाले में कि आई को हम आपतन कोण कहते हैं, आर को हम अपवर्तन कोण कहते हैं, ई को हम यहाँ पे कोण दिखाते जाना है, ई को हम निर्गत कोण कहते हैं, फिर हमारा डेल्टा हो या फिर हमारा डी हो इसे हम विचलन कोण कहते हैं, ए को हम प्रिज्म का कोण कहते हैं। इन सभी का हम नाम ए बी सी डी करके नामकरण करके आपको बता देंगे। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वाले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा प्रकाश का विचलन कैसे होता है, मैंने अलग अलग प्रकाश का जैसे लाल हो गया, हरा, नीला, इन सब का विचलन कैसे होता है। फिर हम प्रकीर्णन के बारे में भी पढ़ेंगे और तारों पर टिमटिमाना ये क्यों होता है, टिमटिमाते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही, ओके बाय।